रेफरेंस से ही बनाए जाते हैं और इन दो लैटिट्यूड के बीच में हमेशा डिस्टेंस जो है वो 111 किलोमीटर रहता है, जो कि इक्यू डिस्टेंट है, राइट। और इसीलिए हम इसको यूज करते हैं फॉर दी कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस। तो इसीलिए इसको आपको डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। जहां पे बातें प्लीज बंद कर दीजिए अभी। जहां पे डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 1 डिग्री लैटिट्यूड का मतलब है कि 111 किलोमीटर की दूरी ये बताता है। दूसरा अगर हम बात करें तो आपके पास जो है दैट इज अर्थ के ऊपर देर आर, एक मिनट इससे पाऊंगा सर। सो प्लीज बात मत करो यार, बाहर कर लो, बात कर लो, आराम लो, बाहर कर लो। सो इक्यू डिस्टेंट है और ये इक्वेटर के पैरेलल ही हमेशा खींचे जाते हैं। सो ये डिस्टेंस बताते हैं। दूसरी साइड पे हमारे पास इमेजिनरी लाइंस है जो कि पोल टू पोल चलती है। मैक्सिमम डिस्टेंस जिनके बीच में इक्वेटर के पास होता है और जैसे जैसे ये पोल्स की तरफ को अगर आप जाते जाते हैं तो इसका डिस्टेंस कम होता जाता है। सो मैक्सिमम डिस्टेंस जो है इसमें इक्वेटर के आसपास होता है, राइट। क्योंकि ये इक्यू डिस्टेंस नहीं है, इनके दो लॉन्गिट्यूड के बीच में डिस्टेंस हमेशा बराबर नहीं होता, डायनेमिक रहता है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं फॉर दी कैलकुलेशन ऑफ टाइम। और टाइम को इस तरह से हम यूज करते हैं कि यहाँ पे 1 डिग्री का मतलब है 4 मिनट और 15 डिग्री का मतलब है 1 आवर या फिर 120 मिनट्स। तो इस सॉरी 60 मिनट्स, उल्टा हो गया। सो यहाँ पे अगर आप देखिए सो एक का आप यूज कर रहे टाइम के लिए, दूसरा कर रहे हैं आप आपके डिस्टेंस के लिए। अब दोनों को अगर आपने देखना हो तो मैक्सिमम जगह पे 33 डिग्री पॉइंट समथिंग आपका यहाँ पे अगर आप देखें, और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने देखा कि बीचों बीच में से आपका यहाँ पे नॉट इन द बीचों बीच बट आपने देखा था कि बीच में इन्होंने एक ग्रीनविच मीन लाइन, मेन टाइम लाइन को यहाँ पे इन्होंने रखा है। फॉर एग्जांपल दिस इज द मैप ऑफ द अर्थ। तो उन्होंने एक इमेजिनरी लाइन को यहाँ पे ड्रॉ किया जिसका नाम रख दिया ग्रीनविच मीन टाइम या फिर यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम या फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम। इसमें मल्टीपल नाम इन्होंने रखे और इसको इन्होंने 0 डिग्री रेफरेंस मान लिया। अब इस रेफरेंस लाइन के ईस्ट पे जाएंगे तो देयर इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि सूर्य सबसे पहले ईस्टर्न डायरेक्शन की तरफ को आता है, राइट। क्योंकि ये फार साइड है सन के, तो यहाँ पे आपका जो टाइम है वेस्ट डायरेक्शन की तरफ को हमेशा माइनस में आता है। तो वी आर नियर आपका इलाहाबाद, वहां पे जगह है वही जो आपने सीरीज देखी है मिर्जापुर, वहां से ये लाइन क्रॉस करती है जिसको हम कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री ईस्ट, राइट। तो अगर हम यहाँ पे देखें लॉन्गिट्यूड में आप, क्योंकि इक्वेटर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है आपकी अर्थ को, राइट। तो कोई भी लैटिट्यूड जो कि मान लीजिए यहाँ पे 33 डिग्री नॉर्थ है तो इसका मतलब क्या है कि आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है। वही अगर इक्वेटर के नीचे की पार्ट अगर हम बात करें 33 डिग्री साउथ, तो इसका मतलब है कि आप साउदर्न हेमिस्फीयर में है, क्योंकि इक्वेटर दोनों को पार्ट्स को डिवाइड कर रही है नॉर्थ एंड साउथ में। तो यहाँ पे लैटिट्यूड को नॉर्थ एंड साउथ में लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने रेफरेंस लाइन ली है, इसमें ईस्ट और वेस्ट लिखा जाता है। जैसे कि 82.5 डिग्री ईस्ट ये हमारा एक स्टैंडर्ड टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। इसी के ऊपर हमने सारी की सारी हमारी जितनी भी क्लॉक्स है उनको एक टाइप से रेफरेंस लाइन मान के सेट किया हुआ है। सो यही हमने कल चीजें की थी, इसमें ऐसा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। और बाकी इससे पहले आपने सोल्स्टिस किए, इक्विनॉक्सिस किए हैं, सो बहुत इजी है। आपने अब लास्ट कहां तक किया था मुझे बताइए। हाँ, हमने कहा कि कुछ एक कंट्रीज ऐसी हैं जिनका ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस इज अ मैप ऑफ द वर्ल्ड, है ना। तो यहाँ पे आपने देखा है कि आपका जो रशिया है वो लगभग ईस्ट एशिया से लेके लगभग आपके वेस्ट एशिया तक फैला हुआ है। बीच में इसमें आपका सेंट्रल एशिया भी आता है और इसमें आपका साउथ एशिया का भी कुछ पार्ट इसके साथ अटैच होता है, राइट। सो अगर आप सिंपल बात देखें तो ये बहुत बड़ा एक लैंड मास है ना। तो मान लीजिए इक्वेटर बीच से ही कट कर रही है। अब ये नॉर्दर्न आपके हेमिस्फीयर में पाया जाता है, बट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी अगर आप देखें तो इसमें डिग्रीज का बहुत फर्क है। फॉर एग्जांपल लेट्स से यहाँ पे आपका डिग्री बीचों बीच अपना इंडिया के हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पे मान लीजिए
दिस इज 80 के आसपास की आपके यहाँ पे आपके लैटिट्यूड है, यहाँ पे 90 तक रहेगा, यहाँ पे 70 तक रहेगा। तो इसमें डिग्रीज का 20-20-30-30 डिग्रीज का फर्क पड़ जाता है। तो डिपेंडिंग अपॉन 20 डिग्रीज यहाँ पे अगर आप देखें तो टाइम एक बराबर नहीं होना चाहिए। टाइम बराबर क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि आपने देखा कि नॉर्थ से साउथ तक आपके ऐसे मल्टीपल टाइप के आपके लॉन्गिट्यूड्स जा रहे हैं, तो हर एक लॉन्गिट्यूड यहाँ पे चेंज होता जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूड है इसमें टाइम अलग होगा, यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूड है इसमें टाइम में बहुत डिफरेंस रहेगा। तो इन दोनों के बीच में जो लेटरल डिस्टेंस है आपके लॉन्गिट्यूड्स का, उसके हिसाब से यहाँ पे टाइमिंग का बहुत गैप रहता है। तो कुछ एक कंट्री जहाँ पे एक टाइम जोन नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में हमने टाइम जोन जो है उसको फिक्स किया है ऑन दी 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। उसके हिसाब से हमारी सारी की सारी घड़ियां सेट है। चाहे आप कोलकाता में जाए वहां पे भी यही टाइम चल रहा है, आप गुजरात में जाए वहां पे भी टेम्परेचर से वही सही टाइम चल रहा है, और मद्रास में भी वही टाइम चल रहा है। तो ये जो टाइमिंग है एवरीवेयर ऑन दी अर्थ, ये लगभग आपकी फिक्स कर रखी है इन दी इंडिया में ये टाइम जोन एक है। बट फ्रांस में, इटली में और रशिया में यहाँ पे ईस्ट वेस्ट आपका जो एक्सटेंट है, मतलब आपके यहाँ पे ईस्ट लॉन्गिट्यूड चलता है, कई जगह पे वेस्ट लॉन्गिट्यूड चलता है। तो ये इसकी वजह से यहाँ पे टाइम जोन अलग अलग होते रहते हैं, और इसी टाइम जोन के अलग होने के कारण यहाँ पे घड़ियां जो है वो अलग अलग टाइम के हिसाब से फिक्स कर रखी होती है। फॉर एग्जाम्पल आप मॉस्को में घूम रहे हैं और उसके बाद आप जाना चाहते हैं सेंट पीटरबर्ग, तो वहां पे अलग अलग रहेंगे, आपके जो टाइम है वहां पे अलग अलग रहता है। जैसे कि एक ट्रेन चलती है वहां से दोपहर के 3 बजे, कई जगह पे कि आप सुबह 11 बजे पहुंचते हैं, क्योंकि वहां पे टाइम का डिस्टेंस का फर्क रहता है। सो इसीलिए यहाँ पे टाइम जोन्स की बात करते हैं। अब हमने यहाँ तक देख लिया था कि कुछ एक कंट्री जहाँ पे टाइम जोन बहुत ज्यादा है, मतलब एक से भी ज्यादा है, लार्जेस्ट जो टाइम जोन्स है वो फ्रांस में है। अब हमने देखना है इंटरनेशनल डेट लाइन, वो मैंने कल भी आपको यहाँ पे समझाया था। ये आप समझ लिए, दिस इज द अलास्का रीजन। बिल्कुल वेस्टर्न मोस्ट पार्ट, यहाँ पे आपके पास है ईस्टर्न मोस्ट पार्ट, जिसे आप कहते हैं जापानीज पेनिनसुला या फिर जापानीज आइलैंड आर्क, राइट। तो यहाँ पे जापान है। अब यहाँ पे आपने बीचों बीच एक लाइन जो है यहाँ पे ड्रॉ की है, जिसको आप कह रहे हैं ग्रीनविच मीन टाइम लाइन, या फिर जिसको प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, क्योंकि ग्रीनविच सिटी है लंदन में, वहां पे इसको बीचों बीच इससे खींचा गया है। इसको हम कहते हैं दिस इज 0 डिग्री, और इसको हम कहते हैं 180 डिग्री, एंड दिस इज ऑल्सो 180 डिग्री। क्योंकि कागज के पन्ने को अगर आप मोड़ देंगे, उसको गोल करेंगे, तो अल्टीमेटली इन दोनों ने आपस में ही मिलना है, राइट। सो इसीलिए इसको इन्होंने रखा है 180 डिग्री। अब ये कह रहे हैं कि क्योंकि जापान है, यहाँ पे सूर्य की किरणें सबसे पहले पेनिट्रेट होंगी, है ना। सनरेज आर पेनिट्रेटिंग ऑन दी जापान एज कंपैरिजन टू अदर रीजन ऑफ द वर्ल्ड, जिसको हम कहते हैं दी लैंड ऑफ द राइजिंग सन, है ना, सूर्य उदय होने वाला क्षेत्र, या फिर ऐसा देश जहाँ पे सूर्य सबसे पहले उदय होता है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सबसे पहले, एंड दिस इज द पार्ट जो कि बिल्कुल आपके एंड पॉइंट पे, बट यहाँ पे सूर्य की रोशनी सबसे एंड में पहुंचेगी। सो मुझे ये बताइए, इफ यू क्रॉस जापान टू द ईस्ट, अगर आप जापान के ईस्ट में जाते हैं, आप एक दिन गेन करेंगे या लूज करेंगे? अगर आप जापान के ईस्टर्न डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, लूज करेंगे। और अगर आप यहां से वेस्टर्न डायरेक्शन की तरफ जाते हैं, तो दिस इज डेट लाइन, है ना। दिस इज 180 डिग्री ईस्ट, ना, दिस इज 180 डिग्री वेस्ट। क्या है? लॉन्गिट्यूड है। वही लॉन्गिट्यूड्स के बारे में हम जो स्टडी कर रहे थे। सोचिए, आपने वो जो डायग्राम्स बनाए हैं फ्रिजिड, टेम्परेट, ट्रॉपिक्स, ये आपको एग्जाम में वैसे बनाने पड़ेंगे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एज सच अगर पूछा जाए तो, ऐसे कोई नीड नहीं है। पहले आप इंटरनेशनल डेट लाइन लिखिए, लिखने में ज्यादा वक्त लगता है, और ये टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए आज, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट करना है। इंसोलेशन में 3 दिन नहीं लगाएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे हेडिंग डालिए अपना इंटरनेशनल डेट लाइन, आईडीएल, इंटरनेशनल डेट लाइन। ये बेरिंग स्ट्रेट से होकर गुजरती है या डेविस स्ट्रेट से? बेरिंग स्ट्रेट पढ़ी है आपने सारी स्ट्रेट्स, बेरिंग, डेविस, है ना, जिब्राल्टर, बॉस्फोरस। पहले डेफिनेशन लिखिए, अ लाइन विच इज
a line which is located at 180 degree longitude. A line which is located at 180 degree longitude. A line which is located at 180 degree longitude. ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे तो दिन गेन करेंगे. टाइम हेड इन ईस्ट, बिल्कुल ahead in east. So a line which is located at 180 degree longitude, comma, crossing which changes the date, crossing which changes the date, crossing which changes the date. तो ऐसी लाइन जो कि 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड के ऊपर खींची गई है, बनाई गई है, ड्रॉ की गई है, और जब उसको आप क्रॉस करते हैं तो आप एक डे, आपका डे चेंज होता है, चाहे वो गेन होता है चाहे वो लूज होता है. पैराग्राफ चेंज करिए. When one moves to the east of international date line, when one moves to the east of international date line, when one moves to the east of international date line, we gain a day. We gain a day. टाइम की तरह ही एसोसिएटेड है. We gain a day. फुल स्टॉप. उसी के साथ में वाइस वर्सा में लिखिए. When one move to the west of international date line, when one move to the west of international date line, west of international date line, we lose a day. We lose a day. We lose a day. तो हम एक दिन यहाँ पे लूज करते हैं. अभी इसको आप पिक्चर ले रहे थे, पिक्चर अभी ले सकते हैं, राइट. 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड. फुल स्टॉप. पैराग्राफ चेंज पे लिखिए. ऑल्दो इंटरनेशनल डेट लाइन originates at 180 degree, although international date line originates at 180 degree longitude, 180 degree longitude, comma, passing through Bering Strait, passing through Bering Strait, passing through Bering Strait. It is a zigzag line. It is a zigzag line. To avoid confusion between the nations. To avoid confusion between the nation. Between the nations. ताकि देशों के बीच में जो एक कंफ्यूजन है कि टाइम कैसे कहां पे रखना चाहिए, उसको अवॉइड करने के लिए उन्होंने सिर्फ लैंड के ऊपर इसको खींचा हुआ है. जहां पे भी लैंड है वहां पे उसको उन्होंने ड्रॉ कर दिया. जहां पे लैंड नहीं है वहां से उन्होंने इसको कट करके जिगजैग कर दिया. फॉर एग्जांपल यहां से शुरू की, फिर यहां पे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे. तो दिस इज जिगजैग लाइन. मतलब जो स्ट्रेट भी नहीं होती है, उल्टी सीधी भी नहीं होती है, जिगजैग. सो कंफ्यूजन दूर करने के लिए इसको ऐसे बनाया गया है. सो दिस इज इंटरनेशनल डेट लाइन. नेक्स्ट टॉपिक इज डे लाइट सेविंग टाइम. आज पूरा 2 बजे तक चलेगा लेक्चर, कंप्लीट करेंगे इसको. नेक्स्ट इज डे लाइट सेविंग टाइम. डे लाइट को सेव करना. हाँ जी. नेक्स्ट डे लाइट सेविंग
टाइम, कि दिन के समय की बचत करनी है। दिन के समय की बचत क्यों करनी है? क्योंकि दिन का समय इज दी समय ऑफ सोलर टाइम, है ना। सूर्य की रोशनी जब पड़ती रहती है अर्थ के ऊपर, उसी टाइम पे आप प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं। जैसे कि खेतों में काम करना है, इंडस्ट्री में काम करना है। अब मान लीजिए रात के समय काम करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिसिटी यूज करनी पड़ेगी, है ना, लाइटिंग करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी सारी दिन के समय होती है। ऑल्दो कुछ एक इंडस्ट्री जो है, कुछ एक जो प्लेयर्स हैं, बड़े बड़े मार्केट प्लेयर्स हैं, L&T वगैरह जो हाईवे बनाते हैं, रेलवे बनाते हैं, वो रात के समय वक्त काम करते हैं क्योंकि रात के समय ट्रैफिक कम होता है। बट मैक्सिमम काम डे लाइट में किया जाता है। सो ज्यादातर जो आपका ये डे लाइट सेविंग टाइम है, इसको अडॉप्ट किया था आपके मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस में, जहां पे सबसे ज्यादा इंडस्ट्री पाई जाती है, जहां पे सबसे ज्यादा लोग इसमें काम कर रहे हैं। सो दैट जो भी रीजन जहां पे, जैसे टेम्परेट रीजन है, टेम्परेट रीजन में क्या है, सूर्य की रोशनी तिरछी पड़ती है 66.5 डिग्री आपके लैटिट्यूड पे, तो उन नेशंस को अपने जो टाइमिंग है वो चेंज करनी पड़ती है एज पर दी सूर्य की रोशनी कब तक रह रही है। तो सूर्य की रोशनी के हिसाब से वो घड़ियां अपनी सेट करते हैं, चाहे वो आपकी वॉल क्लॉक है, चाहे हैंड क्लॉक है, जैसे आप रिस्ट वॉच कहते हैं ना, तो चाहे वो कलाई की घड़ी है, चाहे वॉच घड़ी है आपकी दूसरी दीवार पे लगाई हुई, सो उसको भी वो चेंज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन सीजन टू सीजन, है ना। सो उसी को उन्होंने चेंज करके रखा है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल टाइम भी देखा होगा आपने, डे लाइट सेविंग कैसे करते हैं। अभी बच्चों के जब लू चलना शुरू हो जाएगी तो बच्चों का स्कूल का टाइम जो 9 बजे होता है वो 7 बजे भी कर दिया जाता है। छोटे बच्चों को तो 1 बजे भेज देते हैं, 11 बजे भी छुट्टी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट बहुत ज्यादा हार्श है। अर्ली मॉर्निंग में लेके जाएंगे तो उतना ज्यादा धूप नहीं होती, तो उस समय पे बच्चे को लाके उसको फ्री कर सकते हैं। ऑल्सो जब बहुत ज्यादा हीट बढ़ जाएगी, हीट वेव हो जाएगी, तो दिल्ली में भी लास्ट ईयर हुआ था, सिर्फ स्कूल कॉलेज को छोड़ के जो आपकी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनको भी उन्होंने कहा कि 11 बजे से लेकर 4 बजे के वक्त में कोई बाहर नहीं निकलेगा, कोई फील्ड वर्क नहीं करेगा, क्योंकि उस टाइप पे लू अपने प्रॉपर एक्सट्रीम पोजीशन पे होती है और उस समय लोगों की डेथ भी हुई है हीट वेव की वजह से। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कई बार ऐसी चेंजेस करती रहती है। तो सर्दियों के समय क्या होता है, क्योंकि धूप लेट निकलती है तो अर्ली मॉर्निंग बच्चों को उठना जाना मुश्किल हो जाता है, या पोल्यूशन हो जाता है, तो वर्क फ्रॉम होम दे देते हैं। तो दिस इज डे लाइट सेविंग, है ना, जिसमें आप जो मोस्ट प्रोडक्टिव काम है वो आप कर पाए दिन के उजाले के समय। तो इसमें लिखिए डे लाइट सेविंग टाइम, दैट इज DST, डे लाइट सेविंग टाइम। It is followed by the most industrialized. It is followed by the most industrialized nations, most industrialized nations, and also in the temperate latitudes. So daylight saving time is followed by most industrialized nations and in the temperate latitudes to adjust the clock, including including body clock, ब्रैकेट में लिखिए रिस्ट वॉच, body clock, wrist watch, during the summers and winters, so that maximum work is done, during solar day, work is done during सोलर डे। सोलर डे का सिंपल सा मिलेगा दिन के समय या फिर सूर्य की रोशनी के उजाले के समय आप जो भी आपके प्रोडक्टिव काम है उनको कंप्लीट कर सके। किसी भी टाइप का काम, कपड़े धोने दिन के समय, है ना, आपको कहीं डांस करने जाना है दिन के समय, आपको फोटोग्राफी करनी दिन के समय, रात में कौन फोटोग्राफी करता है ना, आपको बर्ड वॉचिंग करनी है, आपको
वॉक करना है या खेलना है दिन के समय, क्योंकि रात के समय आपके पास वो मच नीडेड जो रोशनी है वो अवेलेबल नहीं है. सो मैक्सिमम वर्क इज डन ड्यूरिंग दी सोलर डे. फुल स्टॉप. पैराग्राफ चेंज करके लिखिए. इन दीज कंट्रीज द वॉच इज एडवांस बाय 1 hour. In these countries, the watch, WATCH, the watch is advanced by 1 hour, and on the other hand, during winters, watch is advanced by 1 hour backward. दोबारा से रिपीट करता हूं, उसमें एक ही लाइन लिखनी पड़ेगी आपको. इन दीज कंट्रीज द वॉच इज एडवांस बाय 1 hour. उसके आगे फॉरवर्ड लिखिए. फॉरवर्ड 1 hour फॉरवर्ड. इन समर्स में आपको 1 घंटा आगे बढ़ाना है आपका समय, क्योंकि सूर्य पहले उगे हो जा रहा है. वेयर एज ऑन द अदर हैंड ड्यूरिंग विंटर्स वॉच इज एडवांस्ड बैकवर्ड बाय 1 hour. बैकवर्ड बाय 1 hour. 1 घंटा पीछे. Whereas during winters watch is advanced backward by 1 hour. India officially does not follow DST. India does not follow DST, that is daylight saving time, but have used it. India officially does not follow daylight saving time, but have used it during Indo-China conflict. लिखेंगे, not war. Indo-China conflict of 1965 and 1971. So as such हम इसे यूज नहीं करते, बट जब भारत चीन के बीच में तनाव पैदा हुआ था 1965 में और 1971 में, तो उस समय हमने इसको यूज किया है डे लाइट सेविंग टाइम को. ठीक है, समझिए. अब आप लिखिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, दैट इज भारतीय मानक समय, IST. इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. अब मुझे एक चीज बताइए. फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज इंडिया, सो इंडिया का नॉर्थ से लेके साउथ तक कितना एक्सटेंट है, डिस्टेंस कितना है? कन्याकुमारी से लेके कश्मीर 3214 किलोमीटर. इतना हमारा क्या ये लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस है या फिर लैटिट्यूडनल? दिस इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज 3214 किलोमीटर्स. ये आप इंडियन ज्योग्राफी जब करेंगे तो स्टार्टिंग के मैप में ही आएगा जब हम फिजियोग्राफी करते हैं, राइट? एंड व्हाट इज द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया? दैट इज 2933 किलोमीटर. तो ईस्ट टू वेस्ट मैक्सिमम आपका एक्सटेंट है, दैट इज 2933 किलोमीटर. नॉर्थ टू साउथ जो आपका मैक्सिमम डिस्टेंस है, दैट इज 3214 किलोमीटर. और बताइए. अब अगर मैं बात करूं द्वारका, जो कि 68.7 डिग्री ईस्ट पे है, एंड दिस कामिंग सेक्टर ऑफ अरुणाचल, दैट इज एट 97.25 किलो, सॉरी नॉट किलोमीटर्स बट ईस्ट पे आएगा, डिग्री ईस्ट
सिंपल। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि जो आप ये ऐसे लाइनें बनाते हैं ना लॉन्गिट्यूड की, तो लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट जो है द्वारका का वो है 68.7 डिग्री ईस्ट, और जो लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट है आपके अरुणाचल का वो है 97.25 डिग्री ईस्ट। अब इन दोनों में डिफरेंस कितना है? लगभग रफली अराउंड, करो माइनस, शाबाश, 97 माइनस 68 करो, करो शाबाश, 19 है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है? दिस इज रफली अराउंड 29 पॉइंट समथिंग है ना, तो इट इज अबाउट 30 डिग्री, लगभग रफली अराउंड 30 डिग्री। तो अरुणाचल से लेके द्वारका के बीच का जो डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, दैट इज रफली अराउंड, जिसको आप लैंग्वेज के हिसाब से बोल सकते हैं ज्योग्राफी की, कि लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज रफली अराउंड 30 डिग्री। 30 डिग्री कितना हुआ? 15 डिग्री इज इक्वल टू एक घंटा, 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 घंटा। तो टाइम डिफरेंस कितना आ रहा है अरुणाचल और गुजरात के बीच में? 2 घंटे का, 2 घंटे का, रफली 2 घंटे का डिस्टेंस आता है टाइम का, है ना। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए 12 बज रहे हैं, तो यहाँ पे कितने होना चाहिए? 2 घंटे कम करना है, 10। तो यहाँ पे दोपहर के 12 बज रहे हैं, यहाँ सुबह के 10 बजने चाहिए, बट ऐसा नहीं हम यूज करते। हम यूज करते हैं एक ही, हम कहते हैं कि ये जो हमने लाइन खींच दी ना यहाँ से, यही लाइन है हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की, और इसी रेफरेंस लाइन को यूज करके पूरे देश की घड़ियां हमने फिक्स कर दी है कि चाहे अरुणाचल बैठे चाहे यहाँ बैठे, 12 यहाँ बज रहे तो यहाँ पे 12 बजेंगे, साउथ में 12 बजेंगे, नॉर्थ में भी 12 बजेंगे। चाहे आप यहाँ पे नागपुर, दैट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया, नागपुर जो है दैट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया, वहां पे भी अगर आप बैठे हैं तो वहां पे भी सेम टाइम आपका टाइम रहेगा। टाइम नहीं चेंज कर सकते क्योंकि यूनिटी डाइवर्सिटी जो है हमारी खराब हो जाएगी, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का खुद का कथन है। तो मैं इस कथन से सहमत नहीं हूं, क्योंकि हर एक जगह पे सोलर डे के हिसाब से ही टाइमिंग होनी चाहिए, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी तक इसको नहीं मानी। बीच बीच में कई बार 2018 में भी लोगों ने मांग की थी, नॉर्थ ईस्ट वालों ने, कि हमारे टाइमिंग को चेंज करो यार, है ना, आप तो 10 बजे उठ रहे हो, हमारे तो 12 बज जा रहे हैं, सॉरी हाँ 10-12 बज जा रहे हैं, तो इसमें दिक्कत आ रहा है। अब यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे दिल्ली के हिसाब से भी देखें तो बहुत फर्क पड़ जाता है हर एक आपके लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट का। तो आप लिखिए इन इंडिया, हाँ ये है, क्योंकि हम प्राइम मेरिडियन के ईस्टर्न पार्ट में ना, इसीलिए ये लिखा है। दोनों में ही आएगा, वेस्ट नहीं आएगा, ये आएगा। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट लिख रहे हैं ना हम उसमें। सो इसमें लिखिए आप इन इंडिया Indian standard time is fixed. In India, Indian standard time is fixed with reference to, in India, Indian standard time is fixed with reference to 82.5 degree east लॉन्गिट्यूड। हमेशा याद रखिए, इन इंडिया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज फिक्स्ड विद रेफरेंस टू 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, कॉमा विच पासिस थ्रू मिर्जापुर यूपी, विच पासिस थ्रू मिर्जापुर यूपी नियर टू इलाहाबाद, नियर टू इलाहाबाद। आप मोरल आउटरीच आएगी प्रयागराज, क्योंकि मोदी जी ने नाम चेंज किया है। तो मैं दोनों ही यूज करता हूँ, गुड़गांव ही रहेगा लोगों के दिलों में, वो उसको चेंज नहीं करेंगे, है ना। तो इलाहाबाद ही निकलता है। मैं रहा हूँ इलाहाबाद में कुछ समय तक, है ना। इसके नजदीक है, मैं अयोध्या के साथ में एक फिरोज क्या बोलते हैं यार उसको, फैजाबाद है, फैजाबाद में डोगरा रेजिमेंट की सेंटर है ना। तो मेरे पिताजी उसी सेंटर में थे,
तो मैंने उसको हमेशा फैजाबाद ही सुना है। अब फैजाबाद का भी नाम चेंज करके अयोध्या कर दिया है ना, सो कुछ नहीं होता। अब नाम चेंज करके क्या हो जाएगा, बात वही है। और प्रयाग तो बिल्कुल नदी के बीचों बीच का एरिया है ना, जहाँ पे दोनों नदियां मिल रही है, संगम। तो वाराणसी स्टेशन का नाम भी प्रयागराज कर दोगे तो क्या हो जाएगा। वो कह रहे वाराणसी नहीं बनारस होना चाहिए, हर एक चीज का नाम चेंज कर रहे हैं। चलो, पार्ट ऑफ डिस्कशन नहीं है। सो इट इज विद रेफरेंस टू 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड which passes through मिर्जापुर यूपी नियर इलाहाबाद या फिर प्रयागराज। Full stop. This was done after India's independence. This was done after India's independence. तो ये भारत की स्वतंत्रता के बाद किया गया था। इंडिपेंडेंस के बाद ये चीज हुई है, राइट। आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज रफली अराउंड द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज roughly around 30 degrees. The longitudinal extent of India is roughly around 30 degree, जो कि आपने लिखा है 68.7 minus 97.25 east longitude. So longitudinal extent of India is roughly around 30 degree. अब जिसको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए वो लिख सकता है 68.7 डिग्री ईस्ट, और इसके साथ में डैश लगा के लिखिए द्वारका गुजरात, और दूसरा स्लैश लगा के 97.25 डिग्री ईस्ट, दैट इज इन कामेंग ब्रैकेट में अरुणाचल। तो ये यहाँ पे हैं दोनों लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट्स, right? So longitudinal extent of India is roughly around 30 degree, where 68.7 degree east, it is in the Dwarka of Gujarat, which is a submerged region, है ना, डूबा हुआ क्षेत्र है ये। और 97.25 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, दैट इज इन द कामेंग सेक्टर। ये कामेंग सेक्टर बिल्कुल चाइना बॉर्डर के साथ में, राइट। अराउंड 30 डिग्री, एक्सटेंडिंग फॉर अबाउट, इसके आगे लिखिए कॉमा के बाद, extending for about distance of 2933 kilometers. Extending for about distance of 2933 kilometers, लगभग ये 2933 किलोमीटर का डिस्टेंस है द्वारका से लेके अरुणाचल के लास्ट बॉर्डर तक। फुल स्टॉप के बाद पैराग्राफ चेंज, फिर लिखिए देयरफॉर द टाइम डिफरेंस बिटवीन अरुणाचल एंड गुजरात, देयरफॉर द टाइम डिफरेंस बिटवीन अरुणाचल एंड गुजरात should be, time difference between Gujarat and Arunachal या फिर Arunachal and Gujarat should be around 2 hours, should be 2 hours. सिंपल कह रहे हैं कि आइडियली अगर जो इन्होंने कहा था 1884 में कि 1 डिग्री 4 मिनट 15 डिग्री 1 घंटा है ना, तो अगर 30 डिग्री का यहाँ पे एक्सटेंट है तो क्यों ना यहाँ पे 2 घंटे होने चाहिए गुजरात और अरुणाचल के बीच में, आइडियली, अगर आप आदर्श रूप से देखें तो। Therefore, ideally India should have more than, therefore ideally India should have more than 2 time zones, 2 time zones
और भारत में 2 से ज्यादा टाइम जोन होने चाहिए। सिंपल एक ही नहीं कि जो आपने मिर्जापुर में मान लिया है, उसके अलावा भी होना चाहिए। फुल स्टॉप के बाद लिखिए हेंस द पीपल इन द नॉर्थ ईस्ट, hence the people in the northeast states, the people in the northeast states lose, people in northeast states lose much of their precious daytime ब्रैकेट में सोलर डे, precious daytime ब्रैकेट में सोलर डे, causing economic as well as health related issues, causing economic as well as health related issues. नहीं, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट नहीं है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट आपका द्वारका है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट आपका कामेंग है। तो कह रहे कि इसी अगर क्रम में चलते रहे 1 डिग्री 4 मिनट, 15 डिग्री 1 घंटा, तो उस हिसाब से 30 डिग्री का अगर डिस्टेंस है तो दोनों के बीच में 2 घंटे का आपका जो है टाइम का डिस्टेंस आ रहा है और एक डिफरेंस आ रहा है। वो टाइम डिफरेंस के हिसाब से आपके पास 2 टाइम जोन होने चाहिए, एक नॉर्थ का एक वेस्टर्न पार्ट का बना लीजिए, एक ईस्टर्न पार्ट का बना लीजिए और उसी को मतलब डिवाइड कर लीजिए, बीचों बीच जो आपकी सेंट्रल लाइन जा रही है इंडिया के थ्रू, है ना। एक पार्ट आपका वेस्टर्न हो गया, एक आपका ईस्टर्न हो गया उसके हिसाब से, बट इंडिया नहीं मानता ये चीज। अब लिखिए टिल 1948 एंड 1955, 1948 till 1948 and 1955, till 1948 and 1955, the economic centers of Kolkata and Mumbai retained their own time, full stop. In 1980s, there was a proposal to shift. In 1980s, there was a proposal to shift to British binary time. In 1980s, there was a proposal to shift to British binary time, but this proposal was rejected. अब देखिए इसमें सिर्फ पॉलिटिक्स है ना। ये कहते हैं कि इन्होंने हमारे ऊपर मतलब पूरा का पूरा 200 साल तक राज किया एंड स्टिल ये चाहते हैं कि लैंग्वेज तो उन्होंने अपनी पकड़ाई दी। मैकॉले ने जो भी किया है ना, आपका इंग्लिश एजुकेशन का जो लेके आया एक्ट, तो कह रहे हैं कि एक तो आपने हमारे ऊपर अंग्रेजी थोप दी, अब घड़ियां भी आपके हिसाब से चलेंगी, ऐसा नहीं हो सकता, हमारा टाइम हम सेट करेंगे। तो इसलिए आपने देखा कि स्वतंत्रता के बाद इन्होंने चेंज किया। 1948 से 55 तक इकोनॉमिक सेंटर, मतलब इन 1947 से पहले थे टाइम जोन्स अलग अलग, आपका कोलकाता का अलग था, मुंबई का अलग था, बट इन्होंने बाद में इसको चेंज किया और कहना कि इंडिया की यूनिटी डाइवर्सिटी एक है, ब्रिटिश इसको डिवाइड नहीं कर सकते। बाइनरी सिस्टम का मतलब है कि 2 टाइम जोन थे इंडिया में पहले, है ना, बट ये कह रहे हैं कि इसको बाद में रिजेक्ट कर दिया गया। पार्लियामेंट ने माना नहीं किसी ने, वो कहते हैं कि आप तो फिर अंग्रेजों के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, है ना, फुटप्रिंट्स के ऊपर चल रहे हैं। तो आगे आप लिखिए पैराग्राफ चेंज और लास्ट लाइन, मतलब लास्ट पैराग्राफ लिखिए इसमें। इन द रीसेंट ईयर्स, ब्रैकेट में लिखेंगे 2018, इन द रीसेंट ईयर्स द डिमांड फॉर सेपरेट टाइम जोन, in the recent years the demand for separate time zones
has increased. The demand for separate time zones has increased because less daytime, bracket में solar time, less daytime bracket में solar time increases the consumption of power, increases the consumption of power. Therefore, especially for the industries, some labor laws, श्रमिक अधिकार हैं ये, some labor laws, श्रमिक कानून, labor laws allow the state governments to separate, allows the state government to set separate time for industrial and economic activities, to set separate time for industrial and economic activities. तो कुछ एक राज्य सरकारों के पास अधिकार हैं कि किसी औद्योगिक क्षेत्र में, किसी फैक्ट्री में या किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो अपने हिसाब से टाइम सेट कर सकते हैं. कुछ एक इंडस्ट्रीज, सिर्फ कुछ इंडस्ट्रीज. एग्जाम्पल इस पे लिखिए, चाय बागान टाइम, जिसको इंग्लिश में टी गार्डन टाइम भी कहते हैं, टी गार्डन टाइम. It is 1 hour ahead of, सिंपल लिख देता हूं मैं इसको, it is 1 hour ahead of IST. तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से ये 1 घंटा आगे है. 1 hour ahead of Indian Standard Time, which was implemented under इसके लिए कानून भी है ना कोई, that is implemented under प्लांटेशन वर्कर, आई थिंक वही है, प्लांटेशन वर्कर एक्ट नहीं, प्लांटेशन लेबर एक्ट, प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951. तो इनका जो टाइम है वो 1 घंटा पहले ही चलता है, क्योंकि ये कानून बनाया गया था 1951 में, जब पहली बार सरकार बनी है नेहरू के नेतृत्व में. तब इन्होंने ये कानून पास किया था संसद में कि जितने भी आपके प्लांटेशन लेबर एक्ट है, इसके थ्रू जितने भी जो प्लांटेशन को क्या कहते हैं हिंदी में, बागवानी नहीं, प्लांटेशन अलग चीज होती है. सो प्लांटेशन वर्कर्स के लिए उन्होंने एक लेबर के लिए एक एक्ट लेके आए थे, श्रमिक कानून लेके आए थे, सो दैट इनके जो अधिकार है इनसे छीने ना जाए. क्यों? क्योंकि जल्दी अंधेरा हो जाएगा, फिर उनको घर जाना है, वैसे गरीब लोग हैं, पैदल ही जाते हैं, तो उनको दिक्कत आती है. तो भूपेन हजारिका ने, आई थिंक ये भूपेन हजारिका नहीं, दूसरे क्या नाम है उसका, हजारिका, एक चाय का जो प्लांट है वो 100 साल तक भी चलता है, 180 साल तक भी चलता है, डिपेंड करता है आपने लगाया कौन सा है. तो चाय के बगीचे में बार बार चाय नहीं लगानी पड़ती, एक बार प्लांट लग जाए तो उसको रिटेन करना है ताकि लंबे समय तक उसकी कटिंग आनी चाहिए. और ये जो प्लांटेशन वर्कर है इन्हीं को ही आती है कटिंग. फॉर एग्जाम्पल
असम के, दार्जिलिंग के जितने भी आपके टी प्लांटेशन के वर्कर्स हैं, इनकी जरा चाय पत्ती कोई नहीं तोड़ सकता, इनको स्पेशली लेके आया जाता है। और ज्यादातर झारखंड और छत्तीसगढ़ की लेबर होती है, और असम की लेबर नहीं है छत्तीसगढ़ झारखंड की। जैसे हमारे वहाँ पे है हिमाचल में कांगड़ा टी है ना, पालमपुर टी, तो वहाँ पे भी सारी की सारी लेबर वहीं से आती है बरसातों में। हाँ जी, वृक्षारोपणी कहते हैं इसको। ठीक है जी, तो दिस इज अबाउट डे लाइट सेविंग, टाइम जोन्स एंड ऑल। अब आ चुका है आपका बेसिक पार्ट। हमने जो पूरा का पूरा बनाया था फ्लो चार्ट, उसमें से इंसुलेशन कंप्लीट है। यहाँ पे इंसुलेशन के बाद जो आपके पास है दैट इज टेम्परेचर। तो हेडिंग डालिए टेम्परेचर। क्या होता है टेम्परेचर? तापमान की परिभाषा बताइए, डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर। इसमें हम देखेंगे टेम्परेचर के बारे में फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो टेम्परेचर को प्रभावित करते हैं। दूसरा, टेम्परेचर का हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, टेम्परेचर का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ईस्ट टू वेस्ट टेम्परेचर कैसे रहता है, नॉर्थ टू साउथ या फिर अप टू डाउन टेम्परेचर कैसा रहता है, टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है या फिर इसका सिग्निफिकेंस क्या है, राइट। सो ये इसमें मेन चीजें हैं। सो टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इज द सेंसिबल अमाउंट ऑफ हीट दैट यू कैन फील, है ना, दैट इज एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन द सी लेवल, है ना। Most important source of atmospheric temperature is एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्रोत क्या है, सोर्स क्या है? सन तो है ही है, अर्थ ना, अर्थ उसको ट्रैप करके रखती है थ्रू इट्स लॉन्ग वेव रेडिएशंस। हाँ जी, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी अगर हम कहते हैं तो वो होता है सन, बट अगर अल्टीमेट सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है तो वो है अर्थ, क्योंकि अर्थ ट्रैप करके रख रही है ग्रीन हाउस गैसेस, है ना, वो अर्थ की पूरे के पूरे हीट बजट को बना के रख रहे हैं। सो लिखिए आप, और यहीं से आपका बेस स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज अबाउट टेम्परेचर इन्वर्जन, साइक्लोनिक कंडीशन, एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस। तो आप सबसे पहले टेम्परेचर की परिभाषा लिखिए, टेम्परेचर की डेफिनेशन लिखिए। टेम्परेचर is the amount of sensible heat experienced at a place based on sea level, based on the sea level। तो समुद्री स्तर से लेके इसको समुद्र स्तर को आधार बनाया जाता है, बेस बनाया जाता है। समुद्र स्तर से लेके अलग एरियाज में जहां पे भी, हाँ फॉर एग्जांपल सी एरिया से लेके आपके माउंटेन्स तक जो आप अमाउंट ऑफ सेंसिबल हीट एक्सपीरियंस करते हैं, दैट इज हॉटनेस एंड कोल्डनेस जिसे आप कहते हैं। यहाँ पे लिखा भी है किसी ने कि सेंसिबल हीट दैट इज हॉटनेस एंड कोल्डनेस दैट इज फील बाय द ह्यूमंस, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, वो तो आपका टेम्परेचर आ गया ना भाई। अब इसमें आप लिखिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज most important source of atmospheric temperature is अर्थ। तो वायुमंडल के तापमान का जो सोर्स है
या फिर एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर का जो सोर्स है, अल्टीमेट सोर्स है, दैट इज आपका अर्थ, क्योंकि अर्थ जो है इनकमिंग सोलर रेडिएशन को एक टाइप से एब्जॉर्ब कर रही है और उसको ट्रैप कर रही है इनसाइड दी अर्थ, और उसी की वजह से अर्थ के ऊपर जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर का जो मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स है दैट इज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर का, दैट इज अर्थ, बिकॉज insulation is being absorbed by the earth, फुल स्टॉप। अब हमने दो चीजें यहाँ पे देखनी है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि टेम्परेचर को प्रभावित करते हैं। पहला लैटिट्यूड के हिसाब से आपका टेम्परेचर अप डाउन जाता है। जैसे कि आपने देखा बिल्कुल इक्वेटर के आसपास का क्षेत्र 0 to 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, इक्वेटोरियल रीजन, हाई ह्यूमिडिटी एंड हाई हीट। उसके बाद आपने देखा ट्रॉपिकल एरिया, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, वहां पे भी साल में 2 बार इंसिडेंट होता ही है या 1 बार मिनिमम इंसिडेंट होता है सूर्य, और वो सोल्स्टाइस या फिर इक्विनॉक्स करता ही है इक्वेटर एंड ट्रॉपिक्स के ऊपर। टेम्परेट में क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो लैटिट्यूड जो है 66.5 मतलब ऑर्बिटल प्लेन है, वहां पे सूर्य की किरणें पड़ती हैं बट तिरछी पड़ती हैं, तो उतनी ज्यादा वहां पे हीट नहीं होती। और लास्ट है आपके पास फ्रिजिड एरिया, जिसमें आपने लिखा भी था कि यहाँ पे लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट कैन एक्सटेंड बियॉन्ड 24 आवर्स, है ना। सो वहां पे बिल्कुल सूर्य की किरणें या तो पड़ती नहीं है, अगर पड़ती है तो बहुत कम समय के लिए पड़ती है। दूसरा जो आपके पास फैक्टर है जो कि टेम्परेचर को प्रभावित करता है वो एल्टीट्यूड ही है। लैटिट्यूड एंड अल्टीट्यूड लगभग सेम ही है, क्योंकि एल्टीट्यूड के हिसाब से आपने पढ़ा था नॉर्मल लैप्स रेट। जितना ज्यादा आप इक्वेटर से ऊपर जाते जाएंगे या फिर आप जितना ज्यादा अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते जाएंगे, एक फिनोमिना है जिसको आप कहते हैं लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट। तो हर 1 किलोमीटर के लिए 6.5 डिग्री टेम्परेचर गिरता जाता है, जो कि इक्वेटर पे ज्यादा गिरता है -65 डिग्री, और पोल्स पे -45 डिग्री सेल्सियस, जो आपने लिखा था एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट और क्या हो सकता है इसमें जो इसको प्रभावित करेगा, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। जितना ज्यादा आप सी से दूर हैं उतना ज्यादा टेम्परेचर आपका प्रभावित होता है, क्योंकि सी के आसपास एक लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज का कॉन्सेप्ट चलता है, तो इसीलिए वहां पे मैरीन टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, या फिर जिसको आप मैरीटाइम क्लाइमेट कहते हैं। तो वहां पे दिन के समय जब हीटिंग होती है तो लैंड गर्म हो जाता है, फिर वहां से गर्म हवाएं आती हैं और आपको मॉइस्चर देके जाती है, बारिश कर देती है, तो वहां पे एवरीडे रेनफॉल का पैटर्न चलता रहता है। तो डिस्टेंस फ्रॉम दी सी ये भी प्रभावित करता है आपके टेम्परेचर को। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन दी नेचर ऑफ लैंड एंड वाटर, वो हम लेटर ऑन देखेंगे। एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी, कई जगह पे आप देखेंगे कि एटमॉस्फेयर अनस्टेबल रहता है, जैसे कि आपका इक्वेटर, वहां पे एवरीडे हाई हीट होता है, ह्यूमिडिटी होती है, बादल आते हैं और बारिश हो जाती है, तो वहां पे टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है। कई जगह पे टेम्परेचर स्टेबल है, स्टेबल मींस जैसे कि डेजर्ट रीजन, वहां पे कोई बारिश नहीं होगी क्योंकि बादल नहीं बनेगा, तो वहां पे एवरीडे टेम्परेचर हाई जाता है फिर डाउन जाता है, तो वहां पे स्टेबिलिटी है। सो बाकी एटमॉस्फेरिक करंट्स है उसको लेटर ऑन देखेंगे। सो आप पहले इसमें एक चीज को समझने की कोशिश करिए। 2 चीजें हमने पढ़नी है, एक होती है साइक्लोनिक कंडीशन, एक होती है एंटी साइक्लोनिक कंडीशन। दिस इज अ लैंड एरिया। हम 2 टाइप के लैंड एरिया ले रहे हैं, एक लैंड एरिया यहाँ पे है, दिस इज ऑल्सो अ लैंड एरिया। मैं इसको ऐसे शेड कर रहा हूँ कि दिस इज अ लैंड एरिया। कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन सेकंड, राइट। अब दोनों की ईस्ट में बनाना पड़ेगा सूर्य। सो इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो है वो ईस्टर्न डायरेक्शन पे दोनों साइड पे आ रही है। ये आपके पास कंडीशन है ए एंड यहाँ पे कंडीशन है बी। अब जब लैंड हीट होता है, राइट, अब यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है सूर्य की किरणें डायरेक्टली, तो दिस लैंड एरिया इज गेटिंग हीटेड और यहाँ पे मॉइस्चर भी अवेलेबल है, तो ये जो मॉइस्चर अवेलेबल है ये ऊपर की तरफ उठना शुरू होगा, और जब ये ऊपर की तरफ उठना शुरू होगा तो ये वाटर वेपर को इवेपोरेट करेगा। लेटर ऑन धीरे धीरे वो कंडेंस होगा और कंडेंसेशन के बाद वो बारिश करेगा। दूसरी जगह पे क्या है, यहाँ पे वाटर वेपर अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे हीटिंग होगी। अगेन हीटिंग होने के कारण हीट जो ऊपर की तरफ को इवॉल्व होगी, ऊपर की तरफ को उठेगी, बट उसमें क्योंकि मॉइस्चर अवेलेबल नहीं है तो नो कंडेंसेशन, नो प्रेसिपिटेशन, ना बादल बनेगा ना बारिश होगी। जहां पे बारिश हो रही है उसको हम कह रहे हैं दिस इज द साइक्लोनिक कंडीशन, और जहां पे बारिश नहीं हो पा रही है उसको हम कह रहे हैं एंटी साइक्लोनिक कंडीशन। सो दिस इज साइक्लोनिक कंडीशन। डायग्राम बनानी है आपने इसकी।
So summer में land is getting heated. यहाँ पे आप लिख लीजिए दिस इज फॉर दी विंटर्स, क्योंकि विंटर के समय में जो कूल एयर है दैट विल सबसाइड, है ना। ये कल हम करंट अफेयर कर रहे हैं उसमें भी था, जो आपका फ्रोस्ट वाला पार्ट था, उसमें मैंने आपको बताया था कि वार्म एयर ऑलवेज राइजेस अपवर्ड एंड कूल एयर ट्राइज टू सिंक डाउन, या फिर सबसाइड करने की कोशिश करती है। सो फॉर एग्जांपल दिस इज समर, समर के समय ये क्या है, दिस लैंड एरिया गेटेड हीटेड, इट गेट हीटेड एंड कुछ एक यहाँ से हवाएं जो है वार्म एयर दैट इज राइजिंग अपवर्ड, also this warm air is getting raised. अभी ऊपर चलकर कुछ एक बादल बनाएंगे and later on it will form. पहले यहाँ पे सिंपल देखिए, this is evaporation, this is condensation, and later on it will precipitate. क्योंकि लैंड हीट हुआ, जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां पे प्रेशर कम होता है, सो दिस इज लो प्रेशर एरिया। क्योंकि लैंड हीट हुआ इसलिए दिस इज लो प्रेशर एरिया, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रेशर कम रहेगा, सो दिस इज लो प्रेशर एरिया, क्योंकि लैंड गेट हीटेड एंड ये जो आपकी वार्म एयर है इट राइजेस अपवर्ड, कन्वेक्शनली राइज कर रही है, कन्वेक्शनल इसके करंट जो है ऊपर की तरफ को फ्लो कर रहे हैं और अपने साथ इवेपोरेशन के कारण जो यहाँ पे मॉइस्चर था उसको अपने साथ कैरी करके लेके जा रहे हैं ऊपर जाके, क्योंकि देयर इज अब कॉन्सेप्ट इसको आप कहते हैं लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट, है ना। इसमें क्या है, क्योंकि ये जितनी ज्यादा ऊपर जाती जा रही है टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल लैप्स रेट की वजह से 6.5 डिग्री पर किलोमीटर, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर जो है वो डाउन जाता जा रहा है। तो ऊपर जाके जो वाटर वेपर है वो कंडेंस हो रहे हैं, क्योंकि कूल हो रहे हैं, ठंडे होने के कारण वो है वो कूल हो रहे हैं, कूल होने के कारण दे आर कंडेंसेस विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं और जुड़ने के बाद अल्टीमेटली दे आर फॉर्मिंग दी क्लाउड्स। और यही क्लाउड जो है जब इनका जो वाटर ड्रॉपलेट है या जो क्लाउड ड्रॉपलेट्स हैं इनका थ्रेशोल्ड लिमिट इनसे अचीव नहीं हो पा रहा है और ये सस्पेंड नहीं रह पा रहे हैं क्लाउड के साथ, तो दे विल अल्टीमेटली फॉल डाउन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, या लैंड के ऊपर गिरेंगे। सो इसी को आप कह रहे हैं क्लाउड्स एंड दिस इज रेनफॉल। अब रेनफॉल या स्नोफॉल दोनों डिपेंड करता है कि नीचे जो आपके पास एटमॉस्फेयर है वो -10 डिग्री में जा रहा है या फिर कितने में जा रहा है। कहीं पे इशू पूछ लो, कोई इशू नहीं है। हाँ जी, नॉर्मल एप्लीकेट यही है, जैसे गर्म हवा है ना, यहाँ पे लैंड हीट हो गया, लो प्रेशर एरिया है और ये हाई टेम्परेचर का एरिया है। अब हीट धीरे धीरे ऊपर की तरफ को इवॉल्व हो रही है। अब अगर ये हीट ऐसा नहीं कि ये सिर्फ 50 मीटर तक जाएगी, ये किलोमीटर के हिसाब से ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि बादल अगर आप देखेंगे आगे स्ट्रेटस क्लाउड, निम्बस क्लाउड्स या फिर आपके क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, तो वो काफी हाइट पे 7-8 किलोमीटर पे भी है। तो अब ये वाटर वेपर ऊपर जाके ठंडा भी होना चाहिए तभी कंडेंस होगा। अगर ये राइज करते करते इवेपोरेट हो गया तो बादल नहीं बनाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसको एक अपने ड्यू पॉइंट तक जाना पड़ेगा, राइट, ताकि ये ठंडा हो जाए, फिर डेंस होगा, देन ही बादल एंड में ये बादल बना सकता है। एंटी साइक्लोनिक कंडीशन टोटली रिवर्स है। क्या हुआ? ठीक नहीं, आप जाओ, कोई नहीं, आज भी रेस्ट कर लो, बाद में देख लेना, रिकॉर्डेड देख लेना बाद में। अंदर बैठ जाओ थोड़ी देर, अनुरित आप ले जाओ साथ ले, आराम से आराम से, पानी पिला दो, पानी। एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस आर टोटली रिवर्स, दिस इज द रीजन ऑफ हाई प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर इज वेरी वेरी डाउन, है ना। टेम्परेचर हाई नहीं है यहाँ पे, टेम्परेचर यहाँ पे साथ में लेके देता हूँ, जहाँ पे टेम्परेचर लो रहेगा वहां पे प्रेशर हाई रहेगा, जहाँ पे टेम्परेचर हाई रहेगा वहां पे प्रेशर लो रहेगा। ये फिनोमिना है, क्योंकि टेम्परेचर एंड प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब क्या है, सिंपली एयर विल सबसाइड, इसको हमने ऐसे बनाना है, सिंपल। दिस एरिया इज नॉट हीटेड, ये कूल है
दिस इज हीटेड, यहाँ पे हाई हीट है। और आपको पता ही है जब भी साइक्लोनिक कंडीशन है इट विल कम विद क्लाउड, रेनफॉल, डिस्टर्बेंस या फिर इंस्टेबिलिटी। मैं लिख देता हूं नीचे इसके, पहले आप ये बना लो। यही आगे यूज होना है, पूरे कॉन्सेप्ट यही यूज होने वाले हैं अब आगे, इससे आगे साइक्लोनिक एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई इशू है? हाँ जी, डायग्राम आपने ऐसी ही बनानी है, बिल्कुल ऐसी। इसमें कोई क्लाउड नहीं है। विंटर्स में आप देखेंगे तो बहुत रेयर क्लाउड बनते हैं, स्टेबल रहता है। विंटर में क्लाउड भी तब बनेगा जस्ट बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, कन्वेक्शनल राइज से नहीं बनता कभी भी बादल। So this is anti-cyclonic condition and this is cyclonic condition. Cyclonic, anti-cyclonic के नीचे आप लिखिएगे क्या हुआ, लिखिए अभी। एंटी-साइक्लोनिक एंड साइक्लोनिक कंडीशंस के नीचे आपने कुछ एक चीजें लिखनी है। मतलब यहाँ पे सबसे पहले क्या होना चाहिए, दिस शुड बी लो प्रेशर एरिया। साइक्लोनिक कंडीशन कहाँ बनती है? लो प्रेशर एरिया में बनती है। And these low pressure area gave rise to clouds and precipitation, जिससे बादल बनते हैं और वर्षा होती है। अब जहां पे बादल बन रहे हैं, वर्षा हो रही है, दिस इज इंस्टेबिलिटी। इंस्टेबिलिटी, यहाँ पे अनस्टेबल वेदर है, मतलब कभी हवा, कभी तूफान, कभी बादल। तो दिस इज इंस्टेबिलिटी। इंस्टेबिलिटी को एक और चीज देखते हैं, दैट इज आपका डिस्टर्बेंस। तो जैसे कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, क्योंकि भला चंगा मौसम था, है ना, जहाँ पे कोई हवा नहीं, तूफान नहीं, कोई मिट्टी नहीं उड़ रही है, बट एकदम से क्लाउड फॉर्मेशन हुई, थंडर, लाइटनिंग, तो वो इंस्टेबिलिटी होती है। यहाँ पे उल्टी चीजें होंगी, है ना। यहाँ पे क्या होगा, एक पॉइंट और लिखिए, ऊपर लिखिए एक्सट्रीम हीटिंग ऑफ द लैंड। एक्सट्रीम हीटिंग ऑफ लैंड, तो लैंड एरिया यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हीट हो जाता है, अत्यधिक हीट हो जाती है लैंड के ऊपर। बट यहाँ पे लेस और लीस्ट हीटिंग ऑफ लैंड और सरफेस। तो यहाँ पे टेम्परेचर डाउन है तो प्रेशर वुड बी हाई, तो आप लिखिए हाई प्रेशर एरिया, हाई प्रेशर रीजन, जहाँ पे एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस हैं। ऑल्सो नो क्लाउड, या फिर सिंपल लिखिए क्लाउडलेस एंड क्लियर स्काई। यहाँ पे आसमान साफ रहता है, कोई बादल नहीं होते, बादल रहित मौसम। इंस्टेबिलिटी, दिस इज स्टेबल कंडीशंस। हाँ जी, जाओ जाओ। सो ये आपके पास यहाँ पे दो डिफरेंसेस हैं। So anti-cyclonic and cyclonic conditions। ये डायग्राम मेरे पॉइंट्स आपने लॉन्ग टर्म के लिए याद रखने हैं, आएगा ये आगे साइक्लोनिक रेनफॉल, कन्वेक्शनल रेनफॉल में। कंप्लीट है यहां तक? Next is factors affecting temperature. Factors affecting temperature. तापमान को प्रभावित करने वाले
कारक या फिर फैक्टर्स, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द टेम्परेचर? सो फर्स्ट फैक्टर बीइंग इज लैटिट्यूड ओनली, है ना। पहला आपका जो फैक्टर है जो कि टेम्परेचर को प्रभावित करता है, दैट इज लैटिट्यूड। फर्स्ट में लिखिए लैटिट्यूड्स, आराम से। सो पहला फैक्टर जो कि टेम्परेचर को प्रभावित करता है दैट इज लैटिट्यूड। आराम से डाल लो सामान, कोई बात नहीं। बैठो, पानी चाहिए था। The first factor that affects the temperature is latitude। तो इसमें आपको पता है जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं इंसोलेशन कम होती जाती है, क्योंकि इक्वेटर पे डायरेक्ट पड़ती सनरेज, देन उसके बाद 23.5 पे, एंड देन धीरे धीरे हायर लैटिट्यूड पे जाते जाते टेम्परेचर गिरता जाता है और सनरेज भी स्लांटिंग होती जाती है। तो इसमें आप लिखिए लैटिट्यूड में इन जनरल द इंसोलेशन बिकम मोर एंड मोर इंक्लाइन। In general, insulation become more and more inclined. Therefore, temperature decreases from equator towards poles. So in general, insolation becomes more and more inclined at the higher latitude, and therefore temperature decreases from equator towards poles. Full stop. But the highest temperature is not found at equator. Is not found at equator due to following reasons। हमें लगता है कि सूर्य की किरणें इक्वेटर के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट पड़ती हैं और हाईएस्ट टेम्परेचर भी कहां पे होना चाहिए? इक्वेटर के ऊपर, बट ऐसा नहीं होता क्योंकि इक्वेटर के ऊपर देयर इज हाई हीट एंड ह्यूमिडिटी, तो यहाँ पे बादल बनते हैं, बारिश होती रहती है ना। सो दिस इज द रीजन। और क्लाउड कवर रहता है, मतलब बादल बने रहते हैं, तो बादल के कारण सूर्य की किरणें डायरेक्ट नहीं पड़ पाती है, तो इसलिए यहाँ पे आपको हाईएस्ट टेम्परेचर नहीं देखने को मिलता है। सो बट द हाईएस्ट टेम्परेचर इज नॉट फाउंड एट द इक्वेटर ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। पॉइंट ए, पॉइंट बी। ए में लिखिए रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। तो अब यहाँ बारिश होने की वजह से टेम्परेचर थोड़ा डाउन चला जाता है। रेनफॉल throughout the year। दूसरा क्लाउड कवर थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पे बादल भी पूरा साल बने रहते हैं, बारिश भी होती रहती है। इसके लिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट चलता है 4 o'clock रेनफॉल, क्योंकि यहाँ पे दिन के समय टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो उस समय में यही होती है पूरी की पूरी एक्टिविटी। पानी जो है उसका फर्स्ट जो लेयर है, सरफेस ऑफ द वाटर जो है वो हीट होता है, हीट होने के कारण वो इवेपोरेट होता है, वही हीट गर्म पानी जो है वो ऊपर की तरफ को उठना शुरू होता है। फॉर एग्जांपल आगे आप सी या ओशन के बारे में पढ़ेंगे, तो सी एंड ओशन में 2 प्रकार के करंट्स हैं, एक है वार्म करंट, एक है कोल्ड करंट। तो समुद्र के जल की या समुद्र के पानी की जो फर्स्ट लेयर है वो हीट के कारण, सूर्य की हीट के कारण गर्म रहती है, ऊपर का पानी गर्म रहता है। और जैसे ही आप डाउन जाते हैं टेम्परेचर डाउन जाता है।
और टेम्परेचर जो है समंदर के पानी के डाउन का वो 1 डिग्री भी जा सकता, -10 डिग्री भी जा सकता। तो सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक लेयर जो है जिसको आप फोर्टिक एरिया कहते हैं, 200 किलोमीटर तक, 200 मीटर तक का जो एरिया है उसमें सूर्य की किरणें पेनिट्रेट करती हैं। उस 200 मीटर से नीचे सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती। तो इसलिए वहां पे हमने पढ़ा था बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स आपके एनवायरनमेंट में कि फोर्टिक एरिया में ही फोटोसिंथेसिस होती है, ए फोर्टिक एरिया में केमोसिंथेसिस होती है। तो इसलिए जहां तक सूर्य की किरणें पेनिट्रेट कर रही है वो पानी गर्म रहता है। और जो समुद्र के पानी की अपर लेयर है जिसे अपर मोस्ट लेयर कहते हैं उसको हम वार्म करंट कहते हैं, ओशन का वार्म करंट। दूसरा जो है वो कोल्ड करंट है। तो इसलिए हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इक्वेटर के ऊपर अगर वहां पे एरिया लैंड एरिया है तो वो भी हीट होगा, वाटर है वो भी हीट होगा। और जब इक्वेटर के नियर बाय ज्यादातर आपका देखेंगे तो जो समुद्र एरिया है तो अपर लेयर जो है वो वाटर की वो गर्म होती है, इवेपोरेट होती है। भाई आपने जो अभी डायग्राम बनाया पीछे तो वो आगे जाके इवेपोरेट होगा एंड देन आल्सो इट विल कंडेंसेट और बारिश करेगा। तो यहाँ पे एवरीडे रेनफॉल होता है। इसको हम 4 o'clock मतलब दिन का पहला जो पहर है आपका दिन का AM वाला पार्ट जो है आपका, उसमें ज्यादातर हीटिंग होगी, दूसरे में सीधी बारिश हो जाती है। तो यहाँ पे एवरीडे बारिश होती है। इसको 4 o'clock रेनफॉल कहते हैं। जैसे बरसातों में आप देखेंगे दिन के समय आप कपड़े डाल देते हैं सूखने, शाम के समय आधी तूफान बारिश आ जाती है। दैट इज 4 o'clock रेनफॉल। फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। द हाईएस्ट टेम्परेचर आर लोकेटेड बिटवीन The highest temperatures are located between 25 to 35 degree. The highest temperature are located between 25 to 35 degree north south latitude. The highest temperatures are found at located at 25 to 35 degree north and south latitudes, which is also known as subtropical high pressure belt. Which is also known as subtropical high pressure belt. और ये जो सबट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है यहाँ पे ज्यादातर आपको रेगिस्तान देखने को मिलेंगे। पूरे विश्व के जितने भी रेगिस्तान हैं, मरुस्थल हैं या फिर जितने भी डेजर्ट्स हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में ही देखने को मिलेंगे। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। वेयर एज लोएस्ट टेम्परेचर इज फाउंड एट पोल्स। लोएस्ट टेम्परेचर इज फाउंड एट पोल्स। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल में लोएस्ट टेम्परेचर देखने को मिलेगा, राइट। तो एक डाउट आपका ये भी निकल गया कि इक्वेटर पे सबसे ज्यादा हीट होती है बट ह्यूमिडिटी भी होती है वहां पे। बट सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में देयर इज नो ह्यूमिडिटी, ओनली हीट है यहाँ पे। जैसे कि बीच में एक बार क्वेश्चन पूछा था, कहते हैं कि अगर ज्यादा गर्मी होती है इंडिया में तो उस हिसाब से तो ज्यादा बारिश होनी चाहिए अगर साइक्लोनिक कंडीशन, बट उसके लिए नमी होना जरूरी है, ह्यूमिडिटी होना जरूरी है। और ह्यूमिडिटी हमारे पास आती है सिर्फ मानसून में। उसके अलावा जो भी ह्यूमिडिटी आ रही है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से आ रही है। लेटर ऑन वही बातें आगे आगे सब बातें खुलती जाएंगी, है ना, सारे रहस्य जुड़ते हुए खुलते जाएंगे। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, दैट इज एल्टीट्यूड, जो कि टेम्परेचर को प्रभावित करता है। सेकंड फैक्टर दैट इज एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का सिंपल मीनिंग होता है ऊंचाई। हाँ जी ट्रीटमेंट कराएंगे, अभी आगे आएगा वो। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड के हिसाब से क्या है, जितना ज्यादा आप पृथ्वी की सतह से दूर जाते जाएंगे देयर इज इंक्रीज इन हाइट, और हाइट के साथ साथ देयर इज लैप्स रेट। 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के हिसाब से टेम्परेचर गिरता जाएगा। तो उसमें लिखिए एल्टीट्यूड में ऑन एन एवरेज टेम्परेचर गोज ऑन डिक्रीजिंग। On an average, temperature goes on decreasing at the rate of 6.5 degrees Celsius per kilometers. On an average, temperature goes on decreasing at the rate of 6.5 degrees Celsius per kilometer
which is known as environmental lapse rate, which is known as environmental lapse rate or lapse rate, और नॉर्मल लैप्स रेट। तो कह रहे कि अगर हम बात करें ऊंचाई के आधार पर तो टेम्परेचर गिरता जाता है, जितना ज्यादा आप हाइट के हिसाब से ऊपर की तरफ जाते जाते हर 1 किलोमीटर के लिए 6.5 डिग्री टेम्परेचर गिरता जाता है, तापमान में गिरावट आती है। इसको नॉर्मल लैप्स रेट, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट या फिर लैप्स रेट भी कहते हैं। हाँ जी, अब अलग अलग टाइप के आपके पास क्लाउड्स हैं, है ना। कुछ एक क्लाउड जो है वो लो लाइंग है, कुछ एक जो मिडिल हाइट पे, कुछ एक जो है बहुत ज्यादा हाइट पे है। तो जब क्लाउड का कॉन्सेप्ट आएगा तो देखेंगे। कुछ एक आपके जो क्लाउड्स हैं वो 2 to 3 किलोमीटर में बन जाते हैं, कोई 5 to 7 बनते हैं, कुछ 7 to 10 किलोमीटर में बनते हैं। तो इनका अलग अलग है। एक लो लाइंग क्लाउड होता है, एक मिड हाइट का क्लाउड होता है, एक बहुत ही ज्यादा हाइट पे क्लाउड होता है ना। सो डिपेंडिंग अपॉन दीज एल्टीट्यूड के हिसाब से आपका टेम्परेचर जो ऊपर की तरफ को डाउन हो रहा है तो प्रेशर क्या होगा, वही कॉन्सेप्ट है टेम्परेचर प्रेशर। टेम्परेचर कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ता जाएगा। और आपने ये भी देखा है कि ये जो इंक्रीज इन दी हाइट के साथ टेम्परेचर गिर रहा है, ये मेसोस्फीयर तक ही है। उसके बाद फिर इंक्रीज भी होता है, फिर दोबारा डिक्रीज होता है। तो ये डायनेमिक प्रोसेस है। बट यहाँ पे बादल आपके 10 किलोमीटर तक ही बनेंगे, तो वो तो बहुत ज्यादा हाइट है, 40 किलोमीटर की हाइट है, जब मेसोस्फीयर एंड हम स्ट्रेटोस्फीयर ऊपर की बात कर रहे थे। सो यहाँ पे टेम्परेचर आपका 6.5 डिग्री तक गिरता जाएगा, सिर्फ क्लाउड फॉर्मेशन के लिए। जो हमने स्ट्रेटोस्फीयर की बात की थी वो 40 से अबव था, बट हमें बादल यहाँ पे 10 डिग्री पे 10 किलोमीटर तक ही मिल रहे हैं, तो वहां पे माइनस में चला जाता है टेम्परेचर। ऊपर ये आइस क्रिस्टल ही बनते हैं मैक्सिमम, है ना। पानी की फॉर्म में बहुत कम होता है आपका रेनफॉल, मैक्सिमम में आइस क्रिस्टल बनते हैं। बट नीचे आते आते क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है वो पानी में कन्वर्ट हो जाता है। बट अपर रीजन जो है आपके हिमालयस, वहां पे फिर वो आइस में रहता है, क्योंकि नीचे भी टेम्परेचर कम है, ऊपर भी टेम्परेचर कम था, तो वो आइस की फॉर्म में आता है। जब यहाँ पे थोड़ा मिडिल सा टेम्परेचर होता है, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, तो फिर वो ओला गिर जाता है। तो डिपेंड करता है कि नीचे के टेम्परेचर के हिसाब से, सरफेस के टेम्परेचर पे डिपेंड करती है कि बारिश कैसी होगी। इसमें लास्ट लाइन लिखिए, लास्ट तो क्या बहुत बड़ा पॉइंट है ये। द डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, the decrease of temperature with respect to height is due to decrease of temperature with respect to height is due to decrease of temperature with respect to height is due to, इसमें आप लिखिए पॉइंट नंबर ए, point number A, that is terrestrial radiation. Terrestrial radiation। ये कह रहे हैं कि टेम्परेचर जो हाइट के हिसाब से, जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है टेम्परेचर कम होता जा रहा है, उसके लिए कुछ एक फैक्टर्स यहाँ पे आगे जिम्मेवार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। पहला है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। जैसे कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का मतलब क्या है कि लैंड जो है वो हीट छोड़ रहा है, राइट। लैंड जो है वो हीट इवॉल्व कर रहा है, पर जैसे जैसे आप लैंड से दूर जाते जाएंगे हीट कम होती जाएगी, और जैसे जैसे हीट कम होती जाएगी तो ये लैप्स रेट या फिर आप कह सकते हैं डिक्रीज इन टेम्परेचर यहाँ पे आता है। सो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन में लिखिए, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन में लिखिए द मेजर सोर्स ऑफ हीटिंग ऑफ एटमोस्फेयर major source of heating of atmosphere is due to terrestrial radiations, is due to terrestrial रेडिएशंस। सो कह रहे हैं कि एटमॉस्फेयर जो गर्म होता है उसका मुख्य कारण है आपकी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, मतलब
लैंड से निकलने वाली हीट। बट अब जैसे जैसे लैंड से दूर जाते जा रहे हैं टेम्परेचर तो गिरता ही जाएगा। इसमें आगे लिखिए, सो एज वी गो अप वी मूव अवे फ्रॉम, सो एज वी गो अप we move away from the source of heat. We move away from the source of heat. जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ को जाते जाएंगे, मूव करते जाएंगे, हम जो हमारी ऊर्जा का स्रोत है या फिर सोर्स ऑफ हीट जो है, ऊष्मा का जो स्रोत है, उससे हम दूर जा रहे हैं, इसलिए टेम्परेचर कम जा रहा है। देयरफॉर टेम्परेचर डिक्रीजेस, देयरफॉर टेम्परेचर डिक्रीजेस। तो पहला फैक्टर जो था आपका वो था लैटिट्यूड। जैसे जैसे आप हायर लैटिट्यूड की तरफ जाते जाते हैं तो सन की जो रेडिएशंस है वो स्लंटिंग पड़ती है। दूसरे में जैसे आप टेरिटरी से या फिर आप लैंड से दूर जा रहे हैं तो लैंड ज्यादा हीटेड है, अब एरिया में जाएंगे तो आपको थोड़ा वो कूल एरिया लगेगा क्योंकि ठंडा है। लैप्स रेट का भी कारण है, बट रेडिएशंस भी नहीं मिल पा रही है आपको। सेकंड पॉइंट इज बी पॉइंट, इसमें लिखिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, ब्रैकेट में लिखिए 50% इज लोकेटेड, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ब्रैकेट में 50% इज फाउंड below the height of 2 to 3 kilometers, 2 to 3 kilometers. Water vapor is an greenhouse gas, not normal greenhouse gas, but it is an powerful greenhouse gas. So water vapor is an powerful ग्रीन हाउस गैस। पावरफुल ग्रीन हाउस गैस क्या करती है? ट्रैप करती है हीट को। तो अब जैसे जैसे आप 3 किलोमीटर से भी ऊपर चले जाएंगे तो वाटर वेपर आपके पास कम रह जा रहा है, तो ये हीट कम ट्रैप कर रहा है, इसलिए यहाँ पे गर्मी जो है वो कम रहेगी और सर्दी ज्यादा रहेगी। तो इसमें लिखिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज प्रेजेंट एट द हाइट ऑफ 2 to 3 किलोमीटर, दैट इज 50%, एंड विच इज अ पावरफुल ग्रीन हाउस गैस। फुल स्टॉप। As the water vapor decreases, as the water vapor decreases, as the water vapor decreases, the ability of, as the water vapor decreases, the ability of atmosphere to trap, the ability of atmosphere to trap, ability of atmosphere to trap heat decreases. The ability of atmosphere to trap heat decreases. ठीक है जी। तो दिस इज द सेकंड पॉइंट। ये कह रहे हैं कि वाटर वेपर कम हो रहा है और वाटर वेपर की हाइट से अगर आप और ज्यादा ऊपर जा रहे हैं तो वाटर वेपर अवेलेबल नहीं है, मींस वो ग्रीन हाउस गैस नहीं आपके पास अवेलेबल है, तो कम हीट को ट्रैप करेगा और इसी कारण यहाँ पे जो हीटिंग है वो कम होगी एंड टेम्परेचर डाउन जाता जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर सी, ये जो फैक्टर्स है ना यही आपको क्वेश्चन में पूछे जाते हैं एमसीक्यूज में और उसमें घुमा लिया जाता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द टेम्परेचर, है ना। पहले लैटिट्यूड, दूसरा पूछ लेंगे आपसे एल्टीट्यूड, और एल्टीट्यूड के बीच में पूछ लेंगे वाटर वेपर। क्या वाटर वेपर से आपकी जो टेम्परेचर है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है? ऑब्वियसली पड़ता है, आपने लिखा है अभी। और जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल ये प्रभाव करता है। अब हाइट के हिसाब से टेम्परेचर क्यों गिरता है, ये तो नॉर्मल एब्सेंट आपने पहले भी पढ़ा है, राइट। सो ये जो कुछ एक पॉइंट्स है आपके फैक्टर्स, ये फैक्टर्स को ही वो ऑप्शन बना के दे देते हैं कि क्या ये है, और अगर आपने पढ़ा होगा आप इजीली देख सकते हैं कि यस ये ग्रीन हाउस गैस है तो उससे प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट लिखिए, ड्यू टू decrease in density, due to decrease in density, the upper atmosphere cannot
ड्यू टू डिक्रीज इन डेंसिटी अपर एटमॉस्फेयर कैन नॉट efficiently transfer the heat full stop. Greenhouse gas such as carbon dioxide dominates the lower atmosphere. Greenhouse gas such as carbon dioxide dominates the lower atmosphere and therefore temperature decreases with height. जैसे आपने उसमें पूरा स्ट्रक्चर बनाया था ना, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो वहां पे आपने देखा कि दिस इज 0 किलोमीटर, यहाँ पे आपके पास ट्रोपोस्फेयर है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर है, फिर मेसोस्फेयर है। मैंने बताया था कि जो आपका इफेक्टिव एटमॉस्फेयर है वो 80 किलोमीटर तक ही सीमित है, इफेक्टिव एटमॉस्फेयर, जहां पे एटमॉस्फेयर प्रॉपर्ली डेवलप है। तो ये जो एरिया है, दिस एरिया आपका ट्रोपो, फिर स्ट्रेटो एंड मेसो, यहां तक आपका एटमॉस्फेयर प्रॉपर्ली डेवलप है। यहाँ पे आपको डेंसिटी जो है गैसेस की ज्यादा देखने को मिलेगी, यहाँ पे डेंसर एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी ज्यादा है जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, इसलिए लोअर एटमॉस्फेयर में अगर आप देखेंगे तो ज्यादा हीटिंग जो करता है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड करता है। बट अगर आप अपर एटमॉस्फेयर की तरफ जाएं, ऊपर पार्ट 80 किलोमीटर से अबव जाते हैं, सो एटमॉस्फेयर जो है यहाँ पे लेस डेंस है। और लेस डेंस होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एज सच प्रेजेंट नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट नहीं है तो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट भी यहाँ पे ज्यादा अवेलेबल नहीं है। इसलिए हाइट के हिसाब से जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे, आप अपर एटमॉस्फेयर में जाएंगे तो टेम्परेचर डाउन जाता है, राइट। और कुछ एक लिमिट के बाद ये इंक्रीज भी करता है। हाँ, पोलर रीजन में होता है क्योंकि सारे के सारे आपके ट्रेड विंड्स, या फिर आप आगे पोलर ईस्टर्लीज पढ़ेंगे तो पोलर ईस्टर्लीज से सारा का सारा पॉल्यूशन पोल्स की तरफ जाता है, उसे हम लेटर ऑन देखेंगे। मतलब जो भी इक्वेटर से लेके, ट्रॉपिक से लेके, टेम्परेट से लेके आप जितना भी पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं वो सारा का सारा पोल्स की तरफ को ही जाता है, राइट, क्योंकि एयर ऊपर की तरफ को सबसाइड करती है और पोलर रीजन में जो आपकी ओजोन लेयर उसको डिप्लीट कर रहा है। ये पॉइंट तो है। अब लास्ट पॉइंट लिखेंगे डी पॉइंट। इंसानों को भी थोड़ा सा दोष देते हैं, सी के बाद डी। अब लिखिए इन द रिसेंट ईयर्स, पॉइंट सारे सेम रहेंगे, अर्बनाइजेशन, ये सब, डिफॉरेस्टेशन, सब। सो इन द रिसेंट ईयर्स urbanization, deforestation, in the recent years, urbanization, deforestation, industrialization, urbanization, deforestation, industrialization and commercial animal rearing. कमर्शियल एनिमल रियरिंग का मतलब है पशुपालन। कमर्शियल एनिमल रियरिंग has increased the heat in the lower atmosphere. Increase the heat in the lower atmosphere. For example, urban heat island. मतलब शहरी क्षेत्र में अगर आप देखें तो टेम्परेचर ज्यादा रहता है एज कंपेरिजन टू कंट्री साइड, गांव वाले क्षेत्र में, है ना। जलंधर शहर से बाहर निकले, खेतों की तरफ जाएं, जहाँ पे भी नियर बाय खेत है, खुला एरिया, वहां पे तेज हवाएं चलती, ठंडा मौसम रहता है एज कंपेरिजन टू शहर में, क्योंकि शहर में हवा ट्रैप रहती है ना, गलियों के बीच में ही फंसा रहता है, पूरा का पूरा टेम्परेचर यहाँ पे ज्यादा होता है एज कंपेरिजन टू, उधर कंक्रीट कम है ना, वहाँ पे इतने ज्यादा बिल्डिंग्स नहीं है, हाँ, ग्रीनरी ज्यादा है और एयर फ्लो भी इजी रहता है। यहाँ पे एयर जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है क्योंकि वो क्रॉस ही नहीं कर पा रही है। तो अर्बन हीट आइलैंड, इसमें लिखिए फॉर एग्जाम्पल, नहीं इसी को कंप्लीट करिए,
not example. Temperature of urban areas is always temperature of urban areas is always temperature of urban areas is always greater than temperature of urban areas is greater than always greater than countryside by 2 to 7 degrees Celsius. Greater than countryside by 2 degree to 7 डिग्री सेल्सियस. तो इतना ज्यादा प्रभाव पड़ता है. मतलब जो आपके खाली एरियाज हैं, कंट्री साइड एरिया है, आउटस्कर्ट्स हैं, वहां पे टेम्परेचर 2 से 7 डिग्री भी कम होता है एज कंपेरिजन टू सिटी का टेम्परेचर. तो इसको अर्बन हीट आइलैंड कहते हैं कि शहरी हीटेड एरिया है. ये एक आइलैंड बन चुका है. नेक्स्ट है आपके पास डिस्टेंस फ्रॉम द सी. थर्ड पॉइंट जो है फैक्टर में, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी. डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ये पॉइंट करिए, फिर उसके बाद ब्रेक हो जाएगी आपकी. डिस्टेंस फ्रॉम द सी, क्योंकि थोड़ा छोटा पॉइंट है एज कंपेरिजन टू अगले वाले पॉइंट से, वो बहुत ज्यादा बड़ा है. सो डिस्टेंस फ्रॉम द सी, इसमें लिखिए आप रीजन्स विच आर लोकेटेड इन द इंटीरियर. Regions which are located in the interior. Regions which are located in the interiors. Which are located in the interiors. Located in the interiors. Experience high annual and daily range of temperature. High annual and daily range of temperature. High annual and daily range of temperature. Daily range of temperature due to continental effect. Due to continental effect. Due to continental effect. Continental effect, आगे लिखिए फुल स्टॉप के बाद पैराग्राफ चेंज करके. But the coastal regions समुद्री क्षेत्र या फिर तटीय क्षेत्र जहां पे तट लगता है समुद्र का. But the coastal regions have moderating effect of land and sea breeze. Land and sea breeze. Land and sea breeze. Land and sea breeze. Breeze means hawa. Land and sea breeze. Full stop. Therefore, annual as well as daily range of temperature. Therefore, annual as well as daily range of temperature annual as well as daily range of temperature annual as well as daily range of temperature is very low. Full stop. एक लाइन और लिखिए. Coastal climates also have
coastal climates also have relatively clean air because of daily land and sea breeze. Daily land and sea breeze. Land and sea breeze. Land and sea breeze. This is land breeze and this is sea breeze. सिंपल, ऐसी हवा जो कि सी से लैंड की तरफ चल रही, दैट इज क्या हुआ, सी से लैंड की तरफ, सी से लैंड की तरफ दैट इज सी ब्रीज, और जो लैंड से सी की तरफ दैट इज लैंड ब्रीज. अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है कि विंड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया. ये आपने याद रखना है कि हवा हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ को चलती है. दिस इज द कॉन्सेप्ट, आपको ये याद रखना है, आगे बहुत जगह पे काम आएगा. और एयर जो है वो वर्टिकल भी चल सकती है, हॉरिजॉन्टल भी चल सकती है. हवा और पवन में बहुत फर्क है. लैंड सिंपल, आपकी एयर और विंड में बहुत फर्क है. एयर कैन कन्वेक्शनली राइज एंड हॉरिजॉन्टली मूव. ये अप डाउन भी कर सकती है मूवमेंट, लेफ्ट टू राइट भी चल सकती है, ईस्ट टू वेस्ट भी चल सकती है, वेस्ट टू ईस्ट चल सकती है. और दूसरा अगर हम बात करें हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर में, तो विंड हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया चलती है, मतलब लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ चलती है. ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है, इसको लिख लो साइड में, ठीक है. हाँ जी, हाँ, ये बना लो, अभी कंप्लीट है, क्लास भी कंप्लीट ही है. एक छोटी सी लाइन लिख लो इसके नीचे, जहां पे डायग्राम बना है इसके नीचे एक जगह है जिसका नाम है वर्खोयांस्क. ब्रैकेट में लिखिए रशिया, ये रशिया में है. वर्खोयांस्क रशिया हैज रिकॉर्डेड coldest temperature on the earth. Coldest temperature on the earth. तो सबसे ज्यादा कम टेम्परेचर तापमान यहीं पे पाया जाता है. अंटार्कटिका में भी, बट यहाँ पे सबसे ज्यादा लो टेम्परेचर है. पूरे अर्थ में सबसे ज्यादा कम टेम्परेचर यहाँ पाया जाता है. वर्खोयांस्क रशिया, इट हैज कोल्डेस्ट टेम्परेचर ऑन द अर्थ. अभी डायग्राम बना देते. टेम्परेचर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं -67.8 डिग्री सेल्सियस है. एंड इट इज वेरी नियर टू आर्कटिक सर्कल. आर्कटिक सर्कल के पास का एरिया ये, पर रशिया में पड़ता है. 67.8 डिग्री सेल्सियस माइनस में है ना, -67.8 डिग्री सेल्सियस. सो आज के लिए इनफ है इतना, बाकी कल करेंगे डिफरेंस बिटवीन द नेचर ऑफ लैंड एंड वाटर. और स्टूडेंट आप ये डायग्राम कर सकते हैं. कौन सा इंटीरियर डायग्राम आज भी एक ही है. आप कौन से कुछ बोलने लगे आपके सवाल में बताइए.
सिमरन आपका क्या सवाल है, आप एक बार पूछिए प्लीज। आपके सवाल का इंतजार कर रहे हैं, बताइए कौन सा कॉन्सेप्ट रह गया है। आपको सारी कॉन्सेप्ट इसमें बता दी है, जो भी चीज रिपीट करनी थी वो यहाँ पर रिपीट कर दी है। फिर भी आपका अगर कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं, मैं आपके सवाल का इंतजार कर रहा हूँ सिमरन। एग्जाम्पल डायग्राम कंप्लीट बनाइए तब उसमें मार्क्स बोलो बोलो क्या कह रहे हैं। टेस्ट आपके अभी चेक हो रहे हैं बीच बीच में, जो भी टेस्ट है थ्योरी प्लस डायग्राम प्रॉपर बनाएंगे तो उसमें आपको मार्क्स अच्छे आएंगे। स्टूडेंट्स के 30 में से 28 27 भी आए हैं। इंटीरियर से आगे कौन सी लाइन रह गई है। Regions which are located in the interior experience high annual and daily range of temperature. Regions which are located in the interior experience high annual and daily range of temperature due to continental effect. Due to continental effect. So यहाँ पे आपकी क्लास अभी एंड हो रही है। नेक्स्ट क्लास आपकी जब होगी तब आपका ये कॉन्सेप्ट जो इसको कंप्लीट करेंगे।